देयर आर स्टेजेस जिसमें एक बच्चे के भी नाम बदलते हैं, कुछ उसी प्रकार से हमारा भी है। आई एम अ डॉक्टर। देन अ गायनोकोलॉजिस्ट, देन अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट। कॉन्सेप्ट चलाता था कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है देन मे बी इट इज़ द फीमेल फैक्टर। पेशेंट्स आते हैं तो क्या उनकी भी कुछ ऐसी डिमांड होती है कि मुझे बच्चे ना बहुत गोरे चाहिए, मुझे ना आँख उनकी नीली चाहिए, बाल मुझे भूरे चाहिए। कहा जाता है ना कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, तो फिर भगवान आपके लिए गलत कैसे कर सकते हैं? कि हमें भी रहता है कि हम अपना बेस्ट करें उनके लिए। समटाइम्स वी सक्सीड एंड समटाइम्स वी डोंट। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज़। देखिए, साइंस ने अब उन तमाम चीज़ों को मुमकिन कर दिखाया है जो हम कभी सोचा करते थे कि ये नामुमकिन होती है। आपको मालूम है कि अब आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म पर भ्रूण तैयार किया जाता है और इसे महिलाओं के गर्भ में प्रत्यारोपण किया जाता है और इसे ही हम IVF भी कहते हैं। देखिए, किसको पता था कि कभी ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। देखिए, आपको मालूम है कि अब जब से IVF आया है तब से अब बांझ महिलाओं के लिए ये सौगात से हो गई है। यानी कि अब उनका जो सपना था कि उनका खुद का बच्चा हो, ये सपना अब पूरा हो गया है। तो देखिए, इस वक्त लाइफ सिटीज़ की टीम पहुंची है विंग्स हॉस्पिटल में और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं हमारी फर्टिलिटी एक्सपर्ट से और इनका नाम है स्मृति स्पर्श जी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू समरीन, इट्स रियली अ प्लेजर मीटिंग यू। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त हम विंग्स हॉस्पिटल में आए। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ये हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर थोड़ा सा मैं पैनिक कर जाती हूँ, थोड़ी सी घबराहट होती है, तो मुझे आपका साथ चाहिए होगा क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। थैंक यू समरीन, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी विद यू। समरीन, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट से मिलते हैं या जिन्हें बच्चे नहीं रह रहे हों, वो पहले से काफ़ी एंग्शियस होते हैं। बिल्कुल, हाँ। सो हमारी एक पूरी कोशिश है, जो आप अभी सेंटर पे भी देखेंगे, मेरी पूरी कोशिश है टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। अच्छा। जो जैसा घर जैसा माहौल होता है, घर जैसा माहौल हॉस्पिटल में क्या पॉसिबल है? डेफिनेटली समरीन, मैंने पूरी कोशिश की है। एट द एंड ऑफ इट मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं भी, डिड यू फील एट होम? बिल्कुल। द काउच सिस्टम, जहाँ पे पेशेंट हमारे बिल्कुल बगल में बैठा हो, जैसे हम घर में अमूमन अपने ड्राइंग रूम्स में फैमिली मेंबर्स के साथ एक हम बातचीत करते हैं, बस उसी तरह का एक माहौल मैंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। और दिस इज इट, यही दिस इज द सेटअप। Yes, for the connection I have removed the table. मतलब वो वाले बड़े बड़े बेड्स, वो जिसमें हरे कपड़े होते हैं और वहाँ पे पेशेंट्स लेटते हैं, Yes. वो वाली सारी चीजें नहीं है। दिस इज इट। Yes, this is it. Just for the connection and वो begin करें to feel at home because क्योंकि मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही थी और इनफैक्ट बहुतों को होती है जब वो हॉस्पिटल में आते हैं, तो ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर डेफिनेटली जस्ट फॉर द कनेक्शन कि हम तीन लोग बैठे और काफी क्लोज एक बैठ और वो आपको मतलब वो डॉक्टर से इतना फ्रेंडली हो जाएं कि वो अपनी तमाम तकलीफें डॉक्टर को बयान कर सके और डॉक्टर भी समझ पाए कि आखिर आपको परेशानी क्या है। डेफिनेटली समरीन, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। हमारे बहुत सारे सवाल हैं, तो हम आपसे एक एक करके तमाम सवाल जानेंगे। डेफिनेटली समरीन, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो स्मृति जी, डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ पर आई तो जाहिर सी बात है मुझे भी चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी है, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। एक होता है फर्टिलिटी एक्सपर्ट और एक होते हैं IVF स्पेशलिस्ट, तो दोनों में फ़र्क क्या है और आप क्या हैं? समरीन, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं खुद को एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट ही मानना चाहूँगी। रीज़न बीइंग कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी एक डायग्नोसिस और हम उनका एक ट्रीटमेंट प्लान कर चुके होते हैं। सो व्हेन एवर द पेशेंट कम्स, वो पेशेंट हमारे पास बस एंग्शियस फॉर इशू आते हैं, उन्हें बच्चा चाहिए। हमने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किए होते हैं कि आप कितने दिनों से मैरिड हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम हिस्ट्री में पता करते हैं पेशेंट के बारे में। IVF इज़ अ ट्रीटमेंट एंड ऐसे अगर देखा जाए तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पहले न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, देन डॉटर, देन वो बच्चा बड़ा होता है तो टीनेजर। देयर आर स्टेजेस जिसमें एक बच्चे के भी नाम बदलते हैं, कुछ उसी प्रकार से हमारा भी है।
I am a doctor, then a gynecologist, ठीक है। then a fertility expert, ठीक and है। somebody who has taken up infertility IVF as a treatment in this broad classification. उसके लिए मैं IVF expert होती हूँ. अच्छा, तो ये IVF ये सुनने में ही बहुत बहुत ट्रिकी सा लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट सा लगता है, बहुतों को आज भी मालूम नहीं होगा कि आखिर ये IVF होता क्या है. तो अगर ब्रीफ में और इतने ईजिली अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकें कि एग्जैक्टली IVF होता क्या है. सी IVF एक प्रक्रिया है. जैसे हमारे बॉडी में हमेशा एक फीमेल ओव्यूलेट करती है एंड अगर उस ओव्यूलेशन पीरियड के आसपास अगर उनका रिलेशनशिप होता है तब इंट्रा खुद ही से अंदर जब बॉडी के अंदर एम्ब्रियो बन रहा होता है जो ट्यूब में बनता है और फिर वो गर्भ में आता है. ये एक नेचुरल फिनोमिना हर महिला के शरीर में होती है वन शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ ट्राइंग फॉर अ चाइल्ड. बट अगर कोई माँ ना बन पा रही हो और हम उन्हें प्रोसीजर सजेस्ट करते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्रोसीजर लाइक आई टोल्ड यू, मैं अगर उनको IVF प्रोसीजर सजेस्ट करती हूँ इन दैट केस हम लोग पेशेंट को इंजेक्शन्स चलाते हैं जो खुद उनकी बॉडी में अगर 1 से 2 बन रहे होते हैं फॉलिकल्स जो मैच्योर होते हैं. सो हम ट्राई करते हैं कि उनका जितना भी फॉलिकल काउंट है वो सारे फॉलिकल्स को अगर हम ग्रो करवा सकें एंड हम लोग अंडर सेडेशन इन दी ऑपरेशन थिएटर हम लोग फिर उस फॉलिकल्स को निकालते हैं जो एक OT में प्रक्रिया की जाती है. यूजुअली बाय हर 13th 14th डे हम लोग कर रहे होते हैं. सो आफ्टर शी हैज़ टेकन सेट ऑफ इंजेक्शंस फिर हम उसको OT में निकालते हैं. सो देन वी टेक आउट हर oocytes एंड हम लोग अगर हस्बैंड का सीमन लेते हैं और उसमें से हम लोग बेस्ट स्पर्म अगर हम निकालते हैं वी आर नाउ डूइंग ICSI, वी आर चूजिंग द स्पर्म एंड देन हम उसको अपने oocyte में जो सिलेक्टेड जो हमारा oocyte है मैच्योर oocyte है उसमें हम डालते हैं. इस प्रोसीजर को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि ये हमारे लैब में होती है. जो ह्यूमन बॉडी के एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है उसी तरीके के पैटर्न में उसी तरीके के सिनेरियो में हम IVF का परफॉर्म करते हैं. दिस इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ डन एंड जो स्पर्म को हम डाल रहे होते हैं इनटू अ फॉलिकल दैट इज़ ICSI. सो दिस इज़ डन इन द लैब. अच्छा, आपने कुछ टर्म्स ऐसे बोले जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं. आपने ICSI बोला, लाइक ICSI, इट्स ICSI. तो ICSI एंड IVF में डिफरेंस क्या होता है? सी IVF वो प्रक्रिया है जिसमें हम दोनों गैमीट को स्पर्म और oocyte को हम साथ अगर फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं देन थ्रू IVF दैट प्रोसीजर वो खुद से एक एम्ब्रियो बनता है. बट अगर हम स्पर्म को सेलेक्ट कर रहे हो एंड देन हम उसको इंजेक्ट कर रहे हो इनटू द oocyte देन ये बेटर रिजल्ट्स के लिए या किसी का स्पर्म काउंट अगर कम हो तो हम स्पर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन थ्रू दिस प्रोसीजर वी कैन एक्चुअली गिव बेटर रिजल्ट्स. अभी भी कई सारे सवाल हैं जो जहन में आते हैं, जैसे कि हम दुकान में जाते हैं तो हमारी बड़ी फरमाइश होती है. जब हम जाएंगे तो हम चाहेंगे कि अच्छा अगर मेरी उजली कुर्ती है तो दुपट्टे मुझे हरे चाहिए, पिजामे में ना मुझे लेस चाहिए. तो क्या यहाँ पर जब आपके पास लोग आते हैं, जब पेशेंट्स आते हैं, तो क्या उनकी भी कुछ ऐसी डिमांड होती है कि मुझे बच्चे ना बहुत गोरे चाहिए, मुझे ना आँख उनकी नीली चाहिए, बाल मुझे भूरे चाहिए? क्या इस तरह की डिमांड्स आती हैं कि डिज़ाइनर बच्चे चाहिए? थैंक यू अगेन समरीन बिकॉज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके माध्यम से मैं इनको आंसर कर पा रही हूँ. डेफिनेटली आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं बट बिहार का जो अभी मैं कल्चर देखती हूँ दे आर नॉट लुकिंग फॉर टेलर मेड बेबीज बट बेसिकली दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर ओन चाइल्ड. सो उनका ये पॉइंट रहता है दैट मैम अगर मेरी ये क्वालिटी है एंड अगर मैं अपनी ये क्वालिटी चाहूँ बच्चे में तो कैन आई चूज़ दैट. इफ़ हस्बैंड इज़ टॉलर देन द वाइफ तो उनको रहता है कि मैम हस्बैंड का ये वाला क्वालिटी का बच्चा मिल जाए अगर हमें. तो वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिमांड्स ऐसे हूँ. डेफिनेटली. तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर मतलब हस्बैंड लंबे हैं या वाइफ गोरी हैं तो मुझे गोरे बच्चे चाहिए, मुझे लंबे बच्चे चाहिए? इज इट पॉसिबल? नो समरीन, इट इज़ नॉट दैट डायरेक्टली पॉसिबल क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि ये जो एक एम्ब्रियोज बन रहे होते हैं तो वी आर ओनली फॉर्मिंग डूइंग अ प्रोसीजर जिसमें हम एम्ब्रियोज बना रहे होते हैं. जो एक डोमिनेंस होता है, जो एक कैरेक्टर डोमिनेंस होता है वो हम चूज नहीं कर सकते हैं. दैट अगेन इज डन बाय द एम्ब्रियो इटसेल्फ. अच्छा, जिस तरह से हम पूरा प्रोसेस देखते हैं तो क्या आप मुझे वो प्रोसेस थोड़ा समझा सकती हैं कि एग्जैक्टली क्योंकि IVF तो अब लोग समझ गए होंगे, आपने बड़े अच्छे से समझाया कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो प्रोसेस क्या होता है. लेकिन अगर डायग्राम से आप हमें समझा सकें कि प्रोसेस कैसे होता है, क्या कुछ किया जाता है. Okay, so in diagrammatically, Samreen, see,
just maybe I'm not very good diagrammatically, but if we are able to explain to our dear patients, see, every female will have two tubes, and she will have an ovary here. ठीक है. So this is one uterus, this is the cervix of the patient, and if this is the vagina. जब भी IVF हम कर रहे हैं, what we see on day 2, पेशेंट के सेकेंड डे ऑफ हर पीरियड पे वी ट्राई टू डू एन अल्ट्रासाउंड, जो यूजुअली मैं TVS करती हूँ, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी. हम लोग पेशेंट को एक पोजीशन में प्लेस करते हैं और अपना अल्ट्रासाउंड का एक प्रोब उनके वजाइना में हम डालते हैं, एंड देन वी आर ट्राइंग टू एग्जामिन the ovaries. We also get a clear view of a uterus and of a cervix. तो इसमें मैं डे 2 पे देखना चाहती हूँ कि पेशेंट को फॉलिकल्स कितने हैं, बिकॉज इवेंचुअली जब हम इंजेक्शंस देंगे तो यही फॉलिकल्स हम बड़े करने की कोशिश करते हैं. तो मैंने जब ये एंट्रल फॉलिकल काउंट ले लिया पेशेंट का, दोनों साइड के फॉलिकल्स मैंने काउंट कर लिए, देन वी गिव देम इंजेक्शंस. Injections are started on day 2 of her period, and then the patient is again followed up on day 7 of her injections. फिर हम लोग इंजेक्शंस जब देते हैं तो वी सी कि ये साइजेस बड़े हो रहे होते हैं फॉलिकल्स के. सो यूजुअली जो 1 से 2 बड़े होते हैं, इसमें हमें कोशिश हम करते हैं कि सारे फॉलिकल्स हमारे ग्रो करें, एंड डे 7 पे हम विजुअलाइज करते हैं, उनके साइजेस काउंट करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू गिव अनदर थर्ड इंजेक्शन टू द पेशेंट. सो बेसिकली 12 से 13 दिन, टू सम पेशेंट्स 11 डेज तक भी, बट ये इंजेक्शंस जब चलते हैं एंड हम पेशेंट को अगर डे 11 या 12 डिपेंडिंग अपॉन दी साइजेस जब हम इन्हें इवेलुएट करते हैं, सो दिस साइज यूजुअली व्हेन इट रीचेज अराउंड 20 mm, हम लोग फिर फाइनल मैच्योरेशन के लिए एक इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, विच इज़ कॉल्ड ट्रिगर. दिस इज 20 mm आई हैव टेकन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे फॉलिकल्स एक साइज़ के हों. सो दिस इज़ हाउ वी इवेलुएट क्लिनिकली. जो मेरा एक असेसमेंट रहता है कि मैं इतना ले जाती हूँ, एंड देन हम लोग फाइनल मैच्योरेशन के लिए ट्रिगर देते हैं. जो ट्रिगर हम देते हैं, ट्रिगर के यूजुअली 35 आवर्स के बाद हम लोग जब पेशेंट को OT ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, तो हल्की सेडेशन नस के थ्रू हम लोग थोड़ी बेहोशी की दवा देते हैं, एंड पेशेंट को वहाँ हम पोजीशन करके अल्ट्रासाउंड करते हुए फिर ट्रांस वजाइनली, वजाइना के अंदर मेरा प्रोब रहता है और वहीं पे हमारा एक नीडल रहता है, एंड अल्ट्रासोनोलॉजिकली हम इसी फॉलिकल्स को पंचर करते हैं. तो बिल्कुल इस पेन के जितनी हम देख रहे हैं, बस इतनी ही बड़ी हमारी इंजेक्शंस होती है, ऑलमोस्ट इससे थोड़ी सी बड़ी. सो उतनी पतली इंजेक्शंस को हम डालते हैं वजाइनली, एंड वी ट्राई टू टेक आउट दी फॉलिकल्स. तो जो ये oocytes के अंदर जो हमारा जो फॉलिकल रहता है, उसके अंदर हमें फिर अगर मैच्योर रहेगा तो हमें oocyte मिलती हैं. दिस इज़ डन यूजुअली वी आर डूइंग आफ्टर 35 आवर्स ऑफ ट्रिगर. किसी किसी पेशेंट में हम 34th आवर पे भी कर सकते हैं, बट फॉलिकल साइज आर मेजर्ड एंड वी ट्राई टू गेट मैच्योर फॉलिकल्स फ्रॉम द पेशेंट्स ओवरीज. आफ्टर दैट हमने फिर जैसे फॉलिकल्स हम ले लेते हैं, देन वो प्रोसेस हमारा लैब में बिगिन हो जाता है. देन द डेन्यूडेशन हैपन्स, जब हम असेस करते हैं फॉलिकल को लगभग 2 घंटे के बाद. बाय देन हमें हस्बैंड का सीमन मिल चुका होता है, एंड हस्बैंड हमें फ्रेश सैंपल देते हैं, बट एक बैकअप सैंपल हमारे पास होता है, बिकॉज सम पेशेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव अ सैंपल ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो हम बैकअप भी रेडी रखते हैं, बट दैट डे वी गेट दी फ्रेश सैंपल. देन द प्रोसेस दैट आई वॉज टेलिंग यू, ICSI, इज परफॉर्म्ड दैट टाइम, बिकॉज यूजुअली इतना आप कॉमन नहीं देखेंगे कि वाइफ में ही प्रॉब्लम है एंड हस्बैंड में तो प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसा नहीं मतलब होता. कुछ ऐसे भी आते हैं क्या कि वाइफ ने बहुत सारे टेस्ट करा लिए हों लेकिन हस्बैंड्स के टेस्ट नहीं होते, क्योंकि कहा जाता है ना, मतलब मैक्सिमम अगर हम देखें अपने सोसाइटी में तो यही होता है कि अच्छा लड़की में कोई फॉल्ट हो. ऐसे भी पेशेंट्स डेफिनेटली रहते हैं. इट्स जस्ट बिकॉज कि एक कॉन्सेप्ट चलाता था कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है देन मे बी इट इज़ द फीमेल फैक्टर, बट अब हम सब जानते हैं दैट 40%. तो क्या बिहार के क्राउड, मतलब यहाँ पर जो लोग आते हैं, तो क्या उनमें इस तरह की बात, मतलब जब आप उन्हें कहती हैं कि क्या लड़कों ने टेस्ट करवाया है, तो क्या उनके लिए इतना सिंपल होता है ये? समरीन, आई थिंक टाइम बहुत चेंज हो गया है. अब नाउ मेन हैव ऑल्सो स्टार्टेड कोऑपरेटिंग. अब अगर हम उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप भी अपना टेस्ट कराइए, सो आई कैन सी द डिफरेंस इन लास्ट 5 years. अब हमें बहुत कोऑपरेशन मिलता है, इवन फ्रॉम द नहीं मिलती थी.
जी हाँ, पहले की तुलना में मैं कहूँगी कि अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अब पेशेंट्स भी बहुत समझदार हैं। शायद आप लोग का भी कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज दे रीड एंड कम, तो थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, वो सुनते हैं लोगों को, समझते हैं, और अब वो झिझक नहीं है। अब मैं कहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पूरा प्रोसेस आपने बताया, चार्जेस क्या लगते हैं? क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं। अगर वो आएंगे और कभी कोई कपल सोच रहा है आईवीएफ के बारे में, तो कितना खर्च हो जाता होगा? समरीन, अगर हम एक रिजल्ट पे सोच रहे होते हैं एंड वी आर थिंकिंग कि ये प्रोसेस नेचुरल नहीं है, दिस इज़ अ मैन मेड, डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड प्रोसीजर, डेफिनेटली चीज़ों को अगर हम परचेज करने जाते हैं उनकी कीमतें होती हैं, बट देर आर पैकेजेस जो हम भी चाहेंगे कि पेशेंट फ्रेंडली हो। सो आवर चार्जेस आर anywhere under 1,50,000. अंडर 1,50,000. 1,50,000. मैं आजकल यही समझाने की प्रयास कर रही हूँ, और कुछ हद तक समरीन मैं सक्सीड भी कर रही हूँ। पेशेंट सब इन बातों को समझते हैं कि वी आर ऑल्सो डूइंग आर बेस्ट। जब उन्हें बेस्ट करता दिखता है समरीन, तो वो ट्रस्ट फैक्टर जब बिल्ड हो जाता है, देन वो ऐसा नहीं बोल रहे होते हैं। कहा जाता है ना कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, तो फिर भगवान आपके लिए गलत कैसे कर सकते हैं? ये भी इंसान मानते हैं समरीन, बिकॉज ये जो पद हमें दिया जाता है, इट इज़ एन ऑनर जो पेशेंट्स हमें देते हैं, और उसके लिए आप लोग पूरी कोशिश करते हैं कि निराश ना करें। डेफिनेटली समरीन, ये हमारा जॉब है, और कहीं ना कहीं हम उनके साथ रह के इस रोल में इस कदर ढल जाते हैं कि हमें भी रहता है कि हम अपना बेस्ट करें उनके लिए। समटाइम्स वी सक्सीड एंड समटाइम्स वी डोंट। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बार बार क्योंकि आपने इतना अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें बताई, तो एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि जब लड़कियाँ यहाँ पर आती होंगी तो काफ़ी घबराई हुई रहती होंगी। ऐसे भी कहा जाता है कि लड़कियाँ कमज़ोर दिल वाली होती हैं, तो वो जल्दी घबरा जाती हैं। तो एक सवाल ये है कि जब लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, आईवीएफ जब आप उनको बताती हैं कि अब तो आईवीएफ करना होगा, तो मतलब जाहिर सी बात है वो घबरा जाती होंगी, तो जान का रिस्क कितना है? अगर हम सही बात बताएं तो क्या रिस्क है? महिलाओं के हेल्थ पे रिस्क, उनके जान पर रिस्क, कोई इस तरह के रिस्क हैं? समरीन, बिकॉज हम पेशेंट को सेडेट करते हैं, कुछ इंजेक्शंस चल रहे होते हैं पेशेंट को, एंड अगर उनको पहले से फॉलिकल्स काफ़ी ज़्यादा हों तो वैसे पेशेंट्स में हाइपर स्टिमुलेशन होने की प्रॉब्लम होती है। अगर वो इग्नोर्ड हो जाए तो मे बी एक सिवियर रिस्क फैक्टर बन जाता है, बट दिस प्रोसीजर इज़ वेरी सेफ। इन वेरी फ्यू केसेस आप देखेंगे कि देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस इन द पेशेंट। जैसे एक मैंने आपको मेंशन किया, हाइपर स्टिमुलेशन, अगर बहुत फॉलिकल्स हो तो एक पॉसिबिलिटी है। अंडर एनेस्थीसिया तो आप किसी भी प्रोसेस में जाते हैं, सो सम अमाउंट ऑफ रिस्क अगेन, बट इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर। पेशेंट आती हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर उनका प्रोसीजर हो जाता है, बहुत लॉन्ग सेडेशन नहीं चाहिए, और पेशेंट मॉर्निंग में आती हैं, उनका प्रोसेस होता है, और दोपहर से लेके शाम तक उनकी छुट्टी हो जाती है। सो वी डोंट सी कि इसके साथ बहुत रिस्क या बहुत डरने की ज़रूरत है। मतलब इट्स सेफ, इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, एंड कॉम्प्लिकेशंस गॉड फॉरबिड वो किसी के भी साथ हो सकता है समरीन, बट उतना % रिस्क इज एसोसिएटेड विद एवरी ह्यूमन बॉडी, बट वी ट्राई एंड एक्सप्लेन आवर बेस्ट टू द पेशेंट। तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, ये स्मृति स्पर्श है, इन्होंने चीज़ों को आपके लिए और बेहतर कर दिया, आपको बताया कि कई चीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हमें, जो दूर से भले ही हमें बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही हो, बड़ी तकलीफदेह लग रही हो, लेकिन जब हम उनके करीब जाते हैं और इन्हें समझते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो वो भी हमें बताइएगा, हम अगली बार डॉक्टर साहिबा के पास आएंगे और आपके तमाम सवाल ज़रूर पूछेंगे। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सिटीज़। बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने स्मृति स्पर्श, यानी कि हमारी डॉक्टर साहिबा ने क्या कुछ बातें आपको बताई हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें हमें बाहर से ज़रूर कॉम्प्लेक्स लगती हैं, लेकिन जब हम करीब जाते हैं, जब उन चीज़ों को हम समझते हैं, जब उसके तह में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, उतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स, उतनी ज़्यादा पेचीदा नहीं है। और देखिए, कहा भी जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, और आपने भी इनकी बातें सुनी और उन्होंने पूरी एहतियात बरती है और समझाया है कि जब इनके पास कोई पेशेंट आता है तो वो बिल्कुल किस तरह से उन्हें पहले कंफर्टेबल करती हैं और फिर उनकी तमाम परेशानियों को, तमाम क्वेरीज को सुनती हैं और सुलझाती भी हैं।
तो पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो वो भी पूछिएगा, क्योंकि अगली बार फिर हम डॉक्टर साहिबा के पास आएंगे और आपके तमाम सवाल ज़रूर इनसे पूछेंगे। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सिटीज़। बहुत शुक्रिया।